नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ की ओर से बनाए गए 500 बेड के कोविड-19 अस्थायी अस्पताल का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान नैनीताल सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रही। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अस्पताल उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। एक अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड समय में डीआरडीओ द्वारा लगभग 500 कैपेसिटी की बेड का जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है और उसका आज इनाग्रेशन भी है। माननीय सीएम महोदय इसको इनाग्रेट करेंगे। तो ये लगभग 36 करोड़ की लागत से बना हुआ ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है और जैसा कि विशेषज्ञ हमारे कह रहे हैं कि अब तीसरी वेव भी आ सकती है और इस तीसरी वेव में मैक्सिमम बच्चे प्रभावित होंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप तुलना कर लीजिएगा, ये हमारा अव्वल ही निकलेगा, जिसमें 375 तो सीधे सीधे ऑक्सीजन के बेड हैं, 125 आईसीयू हैं और 100 बेड हमारे पास वेंटिलेटर के हैं। इतनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर यहाँ पर लगे हैं और एक भी वेंटिलेटर खराब होने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अलग से इसका प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। इलाज भी मिलना चाहिए, हॉस्पिटल की हालत भी ठीक होनी चाहिए। मैं तो मेडिकल कॉलेज के ही लोगों को बुलाने वाली थी, पर चूंकि आज एक शुभ कार्य हो रहा है इसलिए उन बातों को इस बीच में नहीं कहा हमने। केवल 500 बेड बन जाना पर्याप्त नहीं, उसकी व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए। लोगों के मन में ये भय नहीं होना चाहिए अगर हम यहाँ जाएंगे तो अच्छे होने के बजाय बीमार हो जाएंगे। चलता रहा, लेकिन जो कुछ हुआ ठीक है, इसका रख रखाव सही रहे, सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए तक तो हम दे चुके हैं। सीबीएसई 12वीं परीक्षा के बाद उत्तराखंड बोर्ड ने भी कोविड-19 महामारी के चलते 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में बैठक की, जिसमें उन्होंने 12वीं परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। वहीं जल्द ही 12वीं की मूल्यांकन नीति जारी होगी। इससे पहले राज्य बोर्ड 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर चुका है। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए केंद्र ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो छात्र हित में, अभिभावक हित में, शिक्षकों के हित में और राष्ट्र के हित में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी को भूमि तलाशने के निर्देश भी दे दिए हैं। हरिद्वार के पास जोलीग्रांट में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना के बीच महाराज की इस घोषणा के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार को इस बात की खबर नहीं है कि हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का कोई भी प्रस्ताव है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं है। भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। महाराज जी की सोच है कि हरिद्वार बनना चाहिए। प्रस्ताव जब भी सरकार के पास आएगा तो उस पर सरकार के स्तर पर विचार किया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है। हर आदमी को, भारत में हर व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता है और कभी नए नए इनोवेटिव सोचते हैं तो नए इनोवेटिव को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं होता। ठीक है, महाराज जी ने एक अपनी परिकल्पना रखी, उस परिकल्पना पे जिलाधिकारी से जमीन मांगी। अगर जमीन उपलब्ध होगी उसके बाद अगर सरकार के पास प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में महाराज जी भी रहेंगे, मंत्रिमंडल पर उसे विचार किया जाएगा। भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है।
महाराज जी की सोच है कि हरिद्वार बनना चाहिए। प्रस्ताव जब भी सरकार के पास आएगा तो उस पर सरकार क्या। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन की नीति में बदलाव करने की मांग की है। प्रीतम सिंह का कहना है कि नीति में परिवर्तन करें ताकि प्रदेश देशवासी को मुफ्त में टीका मिल सके। दरअसल प्रीतम सिंह का तर्क है कि सरकार की वैक्सीनेशन नीति से गरीब जनता को मुफ्त में टीका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सरकार वैक्सीनेशन नीति में बदलाव कर गरीब जनता तक कोरोना टीका मुफ्त में पहुंचा सके। और उत्तराखंड राज्य कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार की टीकाकरण की जो नीति है उस नीति में आमूल चूक परिवर्तन करने का काम करे ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध हो सके, उसका वैक्सीनेशन हो सके। ये हम और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विशाल गर्ग। विशाल, जिस तरीके से सरकार की पूरी कोशिश हो रही है कि हम वैक्सीनेशन हर एक इंसान तक पहुंचाया जाए, हर एक लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आ रही। सरकार कह रही, कांग्रेस कहती हुई नजर आती है कि जो वैक्सीनेशन है वो मुफ्त में कराया जाए, जो लोग गरीब हैं वहां तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनका कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार से सीधी अपील की है कि जिस तरह से कोरोना का जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है कि वो तो बहुत अच्छी पहल उन्होंने माना ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। टीकाकरण की जो नीति सरकार अपना रही है ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक टीकाकरण की जो व्यवस्था है वो हो सके, और जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण के लिए पैसा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं या इतने सक्षम नहीं है कि वो टीकाकरण करा सके, तो ऐसे लोगों को मुफ्त टीकाकरण लगाना चाहिए ताकि सभी लोगों को एक भाव से सरकार देख सके। तो इस तरह की जो अपील है वो कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र सरकार से की है, और इसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार अच्छा काम भले ही कर रही है, लेकिन उनको जरूरत है कि गरीब तबके के लोगों को भी साथ में लेकर के चलना, या फिर ऐसे लोगों को जो असहाय हैं, जो अपना जो टीकाकरण है वो उसके पैसे नहीं जुटा पा सकते, तो ऐसे लोगों को सरकार को मुफ्त में टीका प्रोवाइड कराना चाहिए। रीचा, बिल्कुल विशाल, क्योंकि जब वैक्सीन शुरुआत में आई थी तो यही विपक्ष पार्टियां लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आई थी। इसको उन्होंने उन्होंने का वैक्सीन का भी नाम उन लोगों ने दे दिया था। अब यही लोग लगातार चिल्लाते हुए नजर आते हैं वैक्सीन के लिए। बिल्कुल नीचे, क्योंकि लगातार उस टाइम का जो दौर था वो अलग था, क्योंकि उस समय सभी को देशवासियों को एक होता है कि विपक्ष का भी रोल अदा करना है लोगों को, तो कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं उनको अपने पक्ष में लेना होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय पर इन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा तो लगातार जो कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता थे और लगभग सभी ने ये वैक्सीनेशन भी कराया है, लेकिन उनका दोहरी राजनीति क्यों हो रही है? और देखिए, जिस तरह से, क्योंकि उस समय की जो चीजें थी वो यही थी कि सरकार का खिलाफ आवाज उठाने की, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी वो लगातार सरकार के घेरने का काम करती हुई रही है। तो ऐसे में क्योंकि तो ये घेरने की उससे उन्होंने उन पर वार किया था, लेकिन अब जिस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र की सरकार से वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि गरीब लोगों को, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का रूप देखा जा रहा है कि ऐसे में भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ेंगे, लोगों को लगेगा कि कांग्रेस उनके हित में बात कर रही है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो भी देखी जा सकती हैं साफ तौर से, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इसको यही भाव देखा जाएगा कि अभी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जो केंद्र सरकार है उससे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो खेप है वो गरीब लोगों तक पहुंचे, उनको भी लगे और मुफ्त में लगे, ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। सिर्फ केवल एक ही, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड में 18 से 45 वर्ग के जो युवा लोग हैं उनके लिए सरकार ने मुफ्त में वैक्सीनेशन लगाने का काम कराया है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को भी वैक्सीनेशन मुफ्त में हो जो गरीब हैं, जो असहाय हैं और जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन लगवा सकें। रीचा, चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में ब्रेक धीरे धीरे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड के गिरते आंकड़ों को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रदेश में हालात अब सुधरने लगे हैं। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार के साथ साथ प्रशासन भी एक्टिव हो गया है।
देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी की जा रही है। बच्चों का खास ख्याल और सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरी लहर के लिए हम लोग काफ़ी, मैंने आपको बताया कि प्रिपेयर कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे गांव के पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, इन सभी को भी पूरी तरीके से जो है इक्विप्ड किया जाए। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि तीसरे वेव में कुछ चांसेस हैं कि बच्चों को अफेक्ट करे। तो ऐसी चीज़ों के लिए दूर दराज के एरिया में भी हम किस तरीके से अपना NICU, PICU, SNCU ये सब बना सकते हैं बच्चों के लिए। हल्द्वानी में लगातार बढ़ते लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को होने वाली समस्या को देखते हुए व्यापारी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अनेकों नए तरीके अपना रहे हैं। जहां मंगलवार में व्यापारी ने भीख मांगकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, वहीं आज उपजिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर व्यापार मंडल के लोगों ने सब्जी का ठेला लगाकर लोगों को सब्जी बेचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का कहना है कि जिस प्रकार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, व्यापारी भाइयों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। तो आपको बता दें कि व्यापारियों ने सब्जी का ठेला लगाया और अपना रोष प्रकट किया। बढ़ते लॉकडाउन से व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। अलग अलग तरीके से व्यापारी यहां पर नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पर आज व्यापार मंडल ने सब्जी का ठेला लगाकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। जो बाजार है वो ठप पड़ा हुआ है, उनका जो व्यापार है वो चौपट हो गया है। रोजी रोटी का संकट अब व्यापारियों पर मंडाने लगा है। इसके दौरान मद्देनजर रखते हुए व्यापारियों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर आज सभी व्यापारियों ने सब्जी का ठेला लगाकर प्रदर्शन किया। तो बंद है। उन्होंने फल एवं सब्जी के ठेले लगाकर आज सरकार को बताया है कि हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, फल और सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं हम। आज यहाँ पर हमने फल और सब्जी का ठेला लगाया है, उसको हम लोग बेच रहे हैं और अच्छे ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं। और सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी दुकानें नहीं खोली गई तो हम जगह जगह पुनः फल एवं सब्जी के ठेले लगाकर इसी कारोबार को शुरू करेंगे। शहरी विकास मंत्रालय की योजना के तहत कोरोना कर्फ्यू की मार झेल रहे छोटे व्यापारियों के लिए एडीएम नैनीताल, उपजिलाधिकारी और पालिका ईओ ने संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें एडीएम ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कर्फ्यू में प्रभावित छोटे उद्योग से जुड़े लोगों को राहत के रूप में आर्थिक मदद दी जानी है, ताकि ऐसे लोगों की आजीविका बनी रहे। वहीं बोट चालक अध्यक्ष रमेश ने कहा कि इस बार कर्फ्यू ने आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। पिछले वर्ष सामाजिक संगठनों ने राशन देकर काफी मदद की थी, इस वर्ष खाने के भी लाले पड़ गए हैं। आदमी को घर में खाने को लाले पड़े हैं। हर कोई आदमी, हर कोई परिवार मतलब परेशान है। मतलब हमारा काम ये नाव से ही सम्मिलित है और इसके बिना हमारा कोई रोजगार नहीं है। बच्चे सबके बेरोजगार हैं। आजकल के टाइम पर नौकरी किसी के बच्चों के पास है नहीं, इसलिए जो हम नाव का काम करते हैं अपने परिवार का आजीविका चलाते हैं। इस आजीविका को चलाने में हमको बहुत परेशानियाँ हो रही। पिछले लॉकडाउन में शासन द्वारा हमको राशन पानी भी दिया जाता था, इस बार वो भी नहीं है। इस बार के लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी पिछले लॉकडाउन से। कोविड महामारी से देश प्रदेश में मचे त्राहिमाम का असर अब लोक कलाकारों की कला में भी देखने लगा है। कोरोना महामारी को लेकर उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका राजेश्वरी भट्ट ने एक सुंदर जागर गाई है,
जिसमें जागर गायिका ने कोरोना के कारण चारों धामों में छाए सन्नाटे और लोगों की दिक्कतों के साथ ही देवभूमि के देवताओं से विश्व को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि जागर गायिका राजेश्वरी भट्ट ने हाल ही में पर्यटन विभाग के अनुरोध पर कुंभ जागर बनाई थी, जिसे देश विदेश में खूब पसंद किया गया। अरे बाला बच्चा भगवानो ये तेरी दुनिया ए भगवानो जूझी जावा जूझी रे। रुद्रप्रयाग में एक गुलदार पुलिस बैरियर में आधमका और वहां तैनात पुलिसकर्मी पर गुलदार ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, पुलिसकर्मी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। ऐसे में एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये घटना रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि थाने के तिलवाड़ा बैरियर की है, जहां देर रात एक पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहा था और अचानक से सारा वाकया हो। ऋषिकेश में व्यापारियों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापार संघ द्वारा सरकार के समर्थन में अपनी दुकानों को बंद रखकर लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया था, लेकिन पिछले 1 महीने से सभी व्यापारी दुकान बंद होने के कारण अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सभी व्यापारियों ने 1 महीने से लगभग सबकी शॉप वगैरह बंद है, तो अब सारे व्यापारी भी परेशान है। अब कोरोना भी धीरे धीरे ख़त्म के कागार पे है। अब केस भी काफ़ी कम हो गए हैं और आज हमने थाली बजाकर सरकार को सांकेतिक रूप से थाली बजा के कार्यक्रम किया है और कि जल्द से जल्द मार्केट खोलनी चाहिए। व्यापारियों ने जब कोरोना बढ़ा था पूरा साथ दिया, अपना व्यापार पूरी तरह बंद किया, चौपट किया। अब कोरोना खत्म हो गया है, लगभग लास्ट पे आ गया है। अब उसकी संख्या उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। आपने आधे व्यापार खोल दिए, सारे ऑफिस खुले हैं, पोस्ट ऑफिस खुला है, बैंक खुला है, नगर पालिका खुली है, तुम्हारा व्यापार भी खोलना चाहिए। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो कोई सिस्टम बना के खोल दो, बारी बारी खोल दो, 2-2 दिन खोल दो। इस तरीके से व्यापारी को अपने ठीक नहीं है और व्यापारियों ने फैसला कर लिया है यदि व्यापार 8 तारीख को नहीं खुलेगा तो हम लोग अपनी दुकानें खोलेंगे, चाहे सरकार हमें। नैनीताल नगर के पशु चिकित्सालय के पास जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने नगर पालिका के भवन पर काबिज लोगों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को अप्रैल में सील कर दिया था, लेकिन अभी भी इस भवन में लोग रह रहे हैं। इस शिकायत पर प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए सील किए गए भवन के दरवाजों को भी बंद करवा दिया है। प्राधिकरण द्वारा सील करने के बाद भी जो अवैध निर्माण करता है उनके द्वारा सील को हटा करके उस पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया। प्रथम दृष्टया हमारी जानकारी के अनुसार वो संपत्ति नगर पालिका की है, क्योंकि सरकारी संपत्ति का मामला भी है। अगर ये निजी संपत्ति होती और बिना अनुमति का निर्माण का प्रकरण होता तो एक दूसरी विषय होती, उसमें उनको एक अवसर दिया जा सकता था। लेकिन सरकारी संपत्ति स्पष्ट होने के बावजूद बिना अनुमति के निर्माण किया गया और कर्फ्यू का लाभ उठाते हुए फिर से कब्जा करने का प्रयास किया गया। ये
वहीं आसपास के लोगों द्वारा हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई थी। इसी पर आज उसे पुनः सीलिंग कराई गई है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रेषित किया गया है पुलिस को रिपोर्ट। और मुझे ऐसे संज्ञान में आया है कि कर्फ्यू का लाभ उठाते हुए कुछ अन्य क्षेत्रों में भी निर्माण चल रहे हैं। मैंने अभी अपने जितने सुपरवाइजर हैं सबके बीते 3 दिनों से बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 आखिरकार खुल गया है। रुद्रप्रयाग के घाघरा के सम्राट होटल के पास भूस्खलन के कारण यह हवाई बीते सोमवार से बंद था। हालांकि अभी राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए ही खोला गया है। गौरतलब है कि NH 58 दोनों धामों बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे है। कोविड महामारी के समय इस मार्ग के लंबे समय से बंद होने से दिक्कतें और बढ़ गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार के रोशनाबाद शिक्षा अधिकारी कार्यालय से है, जहां हजारागंज के राजकीय यूनियन हाई स्कूल में हुई पैसों की धांधली को लेकर शिक्षा अधिकारी विद्या शंकर चतुर्वेदी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राजकीय जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी को लेकर विवादों के घेरे में आ गई है। स्कूल के ही अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका पर भ्रष्टाचार के और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की एप्लीकेशन कंप्लेंट मुझे मिली थी और वहाँ के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भी उसके बाद एक लिखित पत्र दिया है इसी संदर्भ में। ये जांच उप शिक्षा अधिकारी बहाराबाद को हमने दी है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की सख्ती का असर दिखने लगा है। पहले जहां कोरोना के नए मामले रोज 6 से 7,000 और कभी 9,000 के पार आया करते थे, वहीं अब आंकड़ा 1,000 से भी नीचे हो गया है। स्वास्थ्य के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना केस भले ही कम आ गए हों, लेकिन अभी भी ये चिंता का विषय है। हमें और भी ज्यादा एहतियात बरतना है। 8 बजे से 12 बजे हफ्ते में 1 दिन खुलते थे, उसको हफ्ते में 2 दिन का समय दिया और 8 से 1 घंटा बढ़ाने का काम भी किया। इसके साथ साथ स्टेशनरी और बुक्स की दुकानों को खोलने का काम किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो ढाबे हैं उनको खोलने का काम किया कि वो बैठा के नहीं खिलाएंगे, लेकिन वो पैकेट बना करके पैसे जो यात्री जा रहे हों या ड्राइवर्स हैं उनको वो पैकेट में भोजन देने का काम करेंगे। इसी तरह से आने वाले समय में जनपदवार इसका विश्लेषण करेंगे और जैसे जैसे जिन जनपदों की स्थिति काफ़ी मैं समझता हूँ। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय सेना के जवान सुखचैन सिंह की साइबर ठगी के शिकार हो गए थे, जिस पर हरिद्वार के एसपी ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। 31 मई 2021 को घटना वापरी थी और मेरे से कलेक्टर कार्ड आया था मेरा, जो उसने मेरे से सिविलियन एक मेरे को कॉल आई थी। कॉल आने के बाद मेरे से OTP पूछा गया था। मेरे को OTP पूछता रहा तो मेरा पैसा कटता रहा। मैं बैलेंस चेक किया नहीं, अकाउंट में देखा नहीं, मोबाइल कट नहीं किया। वो बार बार मांगता रहा। मैं 7 बार उसको OTP बताया और मेरा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।